सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं रामधारी सिंह दिनकर की कविता अवकाश वाली सभ्यता की। अवकाश वाली सभ्यता दिनकर की एक चर्चित कविता है और यह बिल्कुल आधुनिक संदर्भों से जुड़ी हुई कविता है। कविता पर मैं बाद में बात करूंगा, इसके शीर्षक पर मैं बाद में बात करूंगा। सबसे पहले मैं आपको दिनकर का संक्षिप्त परिचय दे देना चाहता हूँ। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 दिसंबर सन 1908 ईस्वी को बिहार राज्य के मुंगेर जिले के सिमरिया घाट नामक गांव में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई। हाई स्कूल की शिक्षा मोकामा घाट और बाद में पटना विश्वविद्यालय से इतिहास में बीए की उपाधि प्राप्त की। शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये विविध पदों पर कार्यरत रहे। क्रमशः एक हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक, बिहार सरकार के अधीन सब रजिस्ट्रार, बिहार सरकार के प्रचार विभाग के उपनिदेशक, मुजफ्फरपुर के कॉलेज में हिंदी विभागाध्यक्ष, राज्यसभा के सदस्य, भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति और फिर भारत सरकार के हिंदी सलाहकार भी रहे। इनकी कविताओं पर राष्ट्रीयता की गहरी छाप है। दिनकर को उनकी साहित्यिक सेवाओं के लिए भागलपुर विश्वविद्यालय ने उन्हें डेलिट की मानद उपाधि प्रदान की। सन 1959 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण सम्मान से विभूषित किया। सन 1973 में इन्हें ज्ञानपीठ के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 24 अप्रैल सन 1974 को हृदय गति रुक जाने के कारण इनका देहांत हो गया। दिनकर जी की समस्त काव्य कृतियों के नाम इस प्रकार हैं: रेणुका, हुंकार, द्वंद्व गीत, रसवंती, सामधेनी, प्रणभंग, बारदोली विजय, कुरुक्षेत्र, बापू, धूप और धुआं, रश्मिरथी, इतिहास के आंसू, नील कुसुम, नए सुभाषित, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरिनाम, संचयिता तथा रश्मिलोक। काव्य के अलावे दिनकर ने गद्य में भी लिखा है। इनकी गद्य कृतियों के नाम इस प्रकार हैं: मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, भारतीय संस्कृति के 4 अध्याय, शुद्ध कविता की खोज, रेती के फूल, उजली आग, काव्य की भूमिका, प्रसाद पंत और मैथिली शरण गुप्त, लोकदेव नेहरू तथा हे राम। अभी आप दिनकर के व्यक्तित्व के बारे में और उनकी साहित्यिक रचनाओं के बारे में जान रहे थे। अब मैं एक कविता पे आता हूँ। अवकाश वाली सभ्यता दिनकर की एक बड़ी अच्छी कविता है और यह बिल्कुल आधुनिक संदर्भ से जुड़ी हुई कविता है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि मैं इसके शीर्षक के बारे में आपको बाद में बताऊंगा, तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप शीर्षक के बारे में कुछ जान लें। अवकाश वाली सभ्यता का अर्थ है वह सभ्यता जो मशीनी सभ्यता है, जिसमें सारे काम मशीन से हो रहे हैं और मनुष्य के पास अवकाश की कोई कमी नहीं है। मनुष्य अपने खालीपन से त्रस्त है। दिनकर ने अपने समय में इस सच्चाई को जान लिया था कि हम जिस मशीनी सभ्यता के पीछे दौड़ रहे हैं, एक दिन वह समय आएगा कि लोगों के सारे काम मशीन के द्वारा होंगे और लोगों के पास करने के लिए कुछ भी नहीं होगा। तो आइए अब हम इस कविता को समझें, इसकी गहराइयों में उतरें। आइए अब कविता के इस पहले अंश को देखें। मैं रात के अंधेरे में सितारों की ओर देखता हूँ, जिनकी रोशनी भविष्य तक जाती है। अनागत से मुझे यह खबर आती है कि चाहे लाख बदल जाए मगर भारत भारत रहेगा। दिनकर रात के अंधेरे में उन सितारों की ओर देखते हैं जिनकी रोशनी भारत के भविष्य तक जाती है। वह भविष्य जो अभी आया नहीं है,
इसलिए उसे अनागत कहा गया है। लेकिन कवि को उस अनागत से यह खबर आती है कि चाहे दुनिया में लाख बदलाव आ जाए, दुनिया में मानव मूल्य बदल जाए, संस्कृति बदल जाए, सभ्यता बदल जाए, लोगों के विचार बदल जाए, लेकिन भारत में कोई बदलाव आने वाला नहीं है। भारत प्राचीन काल में विश्वगुरु के नाम से जाना जाता था। यह विश्वगुरु की उपाधि उसे अपनी कलागत, संस्कृतिगत ज्ञान और कला के कारण मिली थी। इसलिए कवि का ऐसा विश्वास है कि आने वाले समय में भले ही दुनिया बदल जाए, लेकिन भारत अपने उन्हीं गुणों के लिए जाना जाएगा और भारत की जो पहचान प्राचीन काल में थी, वह पहचान उसकी भविष्य में भी बनी रहेगी। अब कविता के दूसरे अंश को देखें। कविता का दूसरा अंश इस प्रकार है। जो ज्योति दुनिया में बुझी जा रही है, वह भारत के दाहिने करतल पर जलेगी। यंत्रों से थकी हुई धरती उस रोशनी में चलेगी। कवि का ऐसा कहना है कि दुनिया से सत्य, अहिंसा, सदाचार, भाईचारा, मानवता आदि की जो ज्योति थी, वह दुनिया में धीरे धीरे बुझती जा रही है। लेकिन एक समय आएगा कि वह ज्योति फिर से भारत की दाहिनी हथेली पर जलेगी। आपको ये पता होगा कि भारत में भक्ति की धारा पहले दक्षिण भारत से ही चली थी। इसलिए कवि का ऐसा विश्वास है कि आने वाले भविष्य में धर्म, सदाचार की वह धारा फिर दक्षिण भारत से ही शुरू होगी। यंत्रों से थकी हुई धरती उस रोशनी में चलेगी। ये पूरी मानवता यंत्रों से थक चुकी होगी, क्योंकि हम रोज़ मशीनी सभ्यता की ओर एक एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। हमने मशीन को अपना साथी बना लिया है। मशीन के बगैर हमारा एक काम भी नहीं हो सकता है। लेकिन एक समय वैसा भी आएगा जब हम अपनी ही बनाई गई मशीनों से थक जाएंगे और तब हमें फिर उसी रोशनी में चलना पड़ेगा जिसकी रोशनी भारत से पूरे विश्व में गई थी। कविता का तीसरा अंश देखें। साबरमती, पांडिचेरी, तिरुवन्नमलई और दक्षिणेश्वर ये मानवता के आगामी मूल्यपीठ होंगे। आपको यह पता होगा कि हमारे शंकराचार्य ने भारत के 4 कोनों में 4 मठों की स्थापना की थी। तो कवि का ऐसा मानना है, उसका ऐसा विश्वास है कि आने वाले समय में ये मठ ही मानवता के मूल्यपीठ होंगे। इन्हीं स्थलों से मानवता का संदेश पूरी दुनिया में फिर से जाएगा। आपको यह पता होगा कि हिंदी साहित्य के सूर्य और शशि कहे जाने वाले शूर तथा तुलसीदास भी दक्षिण के संप्रदायों से प्रभावित थे। इसलिए दिनकर का ऐसा मानना है कि यही वे पीठ हैं जो आने वाले समय में मूल्य पीठ साबित होंगे और एक बार फिर भारत से, इन मठों से विश्व धर्म का पाठ पूरी दुनिया ग्रहण करेगी। अब कविता के चौथे अंश को देखें। जब दुनिया झुलसने लगेगी, शीतलता की धारा यहीं से जाएगी। रेगिस्तान में दौड़ती हुई संततियाँ थकने वाली हैं, वे फिर पीपल की छाया में लौट आएंगी। दिनकर का ऐसा मानना है कि जहाँ एक ओर विज्ञान ने लोगों के लिए अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं प्रदान की है, वहीं दूसरी ओर मानवता के नष्ट हो जाने के भय से भी त्रस्त है। आज पूरी दुनिया हथियारों की दौड़ में लगी हुई है। इतने परमाणु बम बनाए जा रहे हैं कि यदि इन सब का इस्तेमाल किया जाए तो यह हमारी पृथ्वी एक बार नहीं 7 बार नष्ट की जा सकती है। इसलिए कवि का ऐसा कहना है कि जब लोग हथियार की दौड़ से थक जाएंगे, जब यह दुनिया अपने ही बनाए गए
हथियारों की आग में जलेगी, परमाणु बम की आग में जलेगी, तो फिर वह समय आएगा कि शीतलता की धारा भारत से ही पूरी दुनिया में जाएगी। हमारी जो पीढ़ी रेगिस्तान में दौड़ रही है वह एक दिन थकने वाली है। जिस प्रकार मृग तृष्णा में दौड़ने वाले जीव को सिवाय रेत के कुछ भी नहीं मिलता, सिवाय मौत के कुछ भी नहीं मिलता, केवल थकावट मिलती है और उसका अंत बुरा होता है। इसलिए हमारी पीढ़ी जो सुखों के लोभ में मृग तृष्णा में पड़ी हुई है, एक न एक दिन वह थक जाएगी और फिर यह पीढ़ी विवश होगी कि पीपल की छाया में लौट आए वो। पीपल की छाया उसे कहा गया है जब प्राचीन भारत में हमारे सामाजिक मूल्य अलग थे, हमारे रहन सहन अलग थे, किसी प्रकार की कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी, सब लोग भाईचारे में विश्वास करते थे, सत्य, अहिंसा और प्रेम में विश्वास करते थे। तो जब हमारी यह पीढ़ी थक जाएगी तो वह उसी वातावरण में लौटने के लिए विवश होगी। अब कविता के 5वें अंश को देखें। आदमी अत्यधिक सुखों के लोभ से ग्रस्त है, यही लोभ उसे मारेगा। मनुष्य और किसी से नहीं, अपने आविष्कार से हारेगा। इन पंक्तियों में दिनकर ने यह कहना चाहा है कि आज का व्यक्ति अधिक से अधिक सुख पाना चाहता है। वह चाहता है कि उसके पास अधिक से अधिक सुख के साधन हों और इसी लोभ से पूरी मानवता ग्रस्त हो चुकी है। दिनकर का ऐसा मानना है कि अधिक से अधिक सुख का पाना, अधिक से अधिक सुख का लोभ ही मानवता को मार डालेगा, मनुष्य को मार डालेगा। आने वाले समय में मनुष्य और किसी से नहीं बल्कि अपने आविष्कार से ही हार जाएगा। जापान के नागासाकी और हिरोशिमा के ध्वंसावशेष आज हमें क्या संदेश दे रहे हैं? उत्तरी वियतनाम के निरीह बच्चों और अबलाओं पर जो बम वर्षा की गई वह विज्ञान के वरदान का कौन सा रूप है? इजराइल द्वारा ध्वस्त जॉर्डन, इराक, सीरिया और मिस्र आज क्या कह रहे हैं? इन सारे सवालों का उत्तर केवल एक है कि हमारी मशीनी सभ्यता मानव कल्याण के लिए नहीं है बल्कि मानवता के विनाश के लिए है। यदि आज का मानव अपने इस लोभ को नहीं छोड़ेगा तो यह लोभ ही उसके विनाश का कारण बनेगा। अब कविता के 6ठे अंश को देखें। गांधी कहते थे अवकाश बुरा है, आदमी को हर समय किसी काम में लगाए रहो। जब अवकाश बढ़ता है आदमी की आत्मा ऊँघने लगती है, उचित है कि ज़्यादा समय उसे करघे पर जगाए रहो। गांधी जी ने भी इस मशीनी सभ्यता के आने वाले बुरे परिणाम को पहले ही समझ लिया था। इसलिए उन्होंने ये कहा था कि मनुष्य अगर बेकार बैठता है तो यह बहुत ही बुरा है। आदमी को चाहिए कि वह हर समय किसी न किसी काम में लगा रहे। कहा भी गया है, खाली दिमाग शैतान का घर। गांधी जी ने ये देख लिया था कि अगर मनुष्यों की बजाय मशीनें काम करने लगेगी तो मनुष्य बेकार हो जाएगा, बेरोजगारी बढ़ेगी और बेरोजगार मनुष्य का मन बुराइयों की ओर अधिक भागता है। गांधी जी ने इसीलिए कुटीर उद्योगों की बात की थी ताकि लोग अपने अपने काम में लगे रहें, कोई बेकार न बैठे। उन्होंने करघे की बात कही। उनके इस तर्क के पीछे दो बातें थी। तो एक तो इससे आदमी किसी न किसी काम में लगा रहेगा और दूसरी बात यह कि इससे भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, भारत के लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। गांधी जी का ऐसा मानना था कि जब मनुष्य के जीवन में अवकाश ज़्यादा हो जाता है तो उसकी आत्मा सो जाती है। इसलिए यह ज़रूरी है कि व्यक्ति को किसी न किसी काम में हमेशा लगे रहना चाहिए। अब कविता के 7वें अंश को हम देखें। अवकाश वाली सभ्यता अब आने ही वाली है, आदमी खाएगा पिएगा और मस्त रहेगा।
अभाव उसे और किसी चीज़ का नहीं, केवल काम का होगा। वह सुख तो भोगेगा मगर अवकाश से त्रस्त रहेगा। इन पंक्तियों के माध्यम से दिनकर ये कहना चाहते हैं कि वह दिन दूर नहीं है जब अवकाश वाली सभ्यता आएगी। इस अवकाश वाली सभ्यता में मनुष्य के सारे काम मशीन करेंगे। आदमी केवल खाएगा, पिएगा और मस्त रहेगा, क्योंकि उसे कोई काम करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। उसके सारे काम मशीनों के द्वारा हो जाया करेंगे। उसे जीवन में किसी चीज़ का अभाव मालूम नहीं पड़ेगा। अगर उसके जीवन में किसी चीज़ का अभाव होगा तो वह केवल काम का होगा, क्योंकि जब मशीनें सारा काम करेगी तो फिर मनुष्य तो बेकार बैठा रहेगा। यह बेकारी ही उसके लिए सबसे बड़ा अभिशाप बनने वाला है। वह सुख तो भोगेगा मगर अवकाश से त्रस्त रहेगा। मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना यह होगी कि उसके पास सुख के सारे साधन तो होंगे, लेकिन उसका खालीपन ही उसे काट खाने को दौड़ेगा। इस स्थिति का वर्णन एक शायर ने बड़े ही अच्छे शब्दों में किया है। नसीबों का अजब कुछ हाल है इस दौर में यारो, नसीबों का अजब कुछ हाल है इस दौर में यारो, जहाँ पूछो यही कहते हैं हम बेकार बैठे हैं। अब कविता के 8वें अंश और अंतिम भाग को देखें। दुनिया घूमकर इस निश्चय पर पहुंचेगी कि सारा भार विज्ञान पर डालना बुरा है। आदमी को चाहिए कि वह खुद भी कुछ काम करे। हाँ, यह अच्छा है कि काम से थका हुआ आदमी आराम करे। इन पंक्तियों में दिनकर ने यह कहना चाहा है कि जब मनुष्य अपने खालीपन से ऊब जाएगा, जब यह दुनिया अपने खालीपन से खुद ही त्रस्त हो जाएगी, तब यह मानना पड़ेगा उसे कि अपना सारा भार विज्ञान पर डालना बहुत ही बुरा है। यानी अपने सारे कामों के लिए मशीनों पर निर्भर रहना बहुत ही बुरा है। यदि खालीपन से त्रस्त नहीं होना है तो आदमी को चाहिए कि वह खुद भी अपने काम करे। वह अपने सारे काम के लिए मशीनों पर निर्भर नहीं रहे। दिनकर का ये नहीं कहना है कि केवल काम में ही लगे रहें और आराम ना करें, बल्कि दिनकर का यही मानना है कि आराम करने का अधिकार उसी को हो। वही व्यक्ति आराम करे जो दिन भर काम से थक गया हो। जिसने दिन भर काम किया है उसके में थकावट आना स्वाभाविक है, और ऐसा व्यक्ति ही आराम करने का हकदार है। कहीं ऐसा ना हो कि आराम करने वाला आदमी आराम ही करता रहे, आराम करता हुआ ही मरे, और जो कठिन परिश्रम करने वाले हैं उनको आराम नसीब ना हो। इन पंक्तियों की वास्तविकता को हम इन 2 पंक्तियों में देख सकते हैं। ये सारा जिस्म झुककर बोझ से दुहरा हुआ होगा, ये सारा जिस्म झुककर बोझ से दुहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था आपको धोखा हुआ होगा। अभी मैं आपके साथ दिनकर की कविता अवकाश वाली सभ्यता पे आपके साथ चर्चा कर रहा था। मैं समझता हूँ कि यह कविता आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। इसके बावजूद अगर इस कविता से जुड़े हुए कोई सवाल आपके मन में हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डालें। मैं आपके प्रश्नों के उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगा। आपने मेरे वीडियो को देखा, आपका सहयोग मुझे बराबर मिलता रहा है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और मैं आपसे यह भी आग्रह करता हूं कि आप खुद भी मेरे वीडियो को देखें, अपने मित्रों को भी इसके बारे में बताएं, और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हों तो आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसे लाइक करना ना भूलें। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलने वाला हूं। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।